नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्वांट, यानी कि मैथ्स का पहला। मैं दो क्वेश्चन आपके साथ पहला वीडियो डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पे जो दो क्वेश्चन मैं लूँगा, ये स्पेसिफिकली आपको ये बोलने के लिए कि आप देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी का जो मेंस एग्ज़ाम होता है या फिर एसएससी का एग्ज़ाम ले लीजिए, बैंक पीओ और क्लर्क तो है ही। इन एग्जाम्स में जो डायरेक्टली जो क्वेश्चन आते हैं ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसके टाइप का ही दो क्वेश्चन मैं लूंगा और आपको पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा इन सारे क्वेश्चन का। दो क्वेश्चन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि सोचना कैसे है और आपको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, धीरे से समझिए। पहले मैं कॉन्सेप्ट बोलूंगा फिर क्वेश्चन पे जाऊंगा। ओके, कॉन्सेप्ट को आप समझिए, फिर जाके क्वेश्चन धीरे धीरे पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, फिर सॉल्व कीजिए। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर जल्दी से बनाने का मेन चीज़ नहीं है कि क्वेश्चन देखा और बना लिया। ये स्पीड लाने का बहुत गलत तरीका है, आप ये समझ लीजिए। इतना बात आप मेरी मान के देखिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखने से ही मैथ में हम लोगों को स्पीड नहीं आता। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम है कि स्पीड नहीं आता। स्पीड ऐसे ही नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। आप जितना भी प्रैक्टिस कीजिए स्पीड नहीं आएगा अगर आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना नहीं आता। क्वेश्चन समझने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, फिर जाके जब आपको समझ में आए तब आप देखेंगे क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसका सॉल्यूशन आपको पूरा एकदम क्लियरली अंडरस्टैंड, मतलब आप पूरा समझ पाएंगे कैसे आपको प्रोसीड करना है। क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बोलता हूँ, कुछ आप समझ लीजिए। आपको शायद पता भी होगा जो मैं बोलने वाला हूँ अभी। एक है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एक होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिए। आई होप आपको दिख रहा है, ठीक है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अगर मैं बात करूं तो मैथ्स पे इसका आप लोगों ने इसका उल्लेख या इसका प्रेजेंस आप लोगों ने देखा होगा, इसके बारे में सुना होगा। ये होता क्या है समझ लीजिए। दो वेरिएबल मैंने लिया एक्स और वाई। वेरिएबल का मतलब है इनका कोई भी वैल्यू हो सकता है, जैसे हम एक्स पकड़ते हैं वाई पकड़ते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी हम ऐसे लिखते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अगर बात करें तो सिर्फ इतना अभी के लिए समझ लीजिए कि अगर एक्स का वैल्यू इंक्रीज होता है तो वाई का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर? अगर एक्स का वैल्यू डिक्रीज होता है वाई का वैल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक बढ़ा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक कम हुआ तो दूसरा भी कम होगा। क्लियर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, और भी बहुत कुछ है, ध्यान से सुनिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? इनवर्सली नाम से पता चलता है उल्टा होगा, मतलब एक्स और वाई दो वेरिएबल है, साइन एक ही होता है, प्रोपोर्शनल। ठीक है, मैं कंप्लीट नहीं किया, और भी बहुत कुछ है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। एक्स अगर इंक्रीज हुआ तो वाई क्या होगा, डिक्रीज, एंड वाइस वर्सा। मतलब एक्स अगर डिक्रीज होता है तो वाई क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, ये हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग, डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अभी मैं फिर से आ जाता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, अभी मैंने जो बोला वो मीनिंग था, इसका मतलब था। तो अभी लिखेंगे इसको कैसे मैथमेटिकली, ये देखिए। दो वेरिएबल मैंने ले लिया एक्स और वाई, मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनल लगा दिया। ठीक है, अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले इस साइन को हमें उठाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। कैसे रिमूव करते हैं, हम ले लेंगे x इक्वल टू लाएंगे, इक्वल टू लाना पड़ेगा इसको रिमूव करने के लिए। और जब भी इक्वल टू लाएंगे इसके साथ एक कांस्टेंट आएगा, ये याद रखिए। मैंने एक कांस्टेंट k ले लिया, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, p a b c d कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लीजिए, वो एक कांस्टेंट बन जाएगा। कांस्टेंट का मतलब है इसका जो वैल्यू आएगा इस वेरिएबल का, ये जो k है इसका जो वैल्यू आएगा ये चेंज नहीं होने वाला। क्लियर? इंटू वाई। क्लियर? तो मतलब x इक्वल टू के इंटू वाई, ये k जो है ये कांस्टेंट आ गया, इक्वल टू आ गया, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव हो गया। क्लियर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में मैंने रिमूव कर दिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो x प्रोपोर्शनल टू वाई। अब एक बात समझिए, अब एक बात समझिए, अगर मैंने सिर्फ ये चीज लिखा x प्रोपोर्शनल टू वाई, तो आपको क्या समझ में आता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इन्वर्सली तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्वर्सली को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वन बाई, है ना, वन बाई वाई, मतलब
मतलब क्या है, x अगर प्रोपोर्शनल टू 1/y हम लिखे तो ये हो जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों होता है मुझे बोलिए तो, क्यों होता है मैं आपको बोल देता हूँ। आप समझ लीजिए x और y अभी मैंने जो बोला, ठीक है, दो वेरिएबल है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के केस में अगर x इंक्रीज होता है तो y क्या होगा, डिक्रीज होगा ना, ठीक है। तो ये रहा x, ये रहा y, मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली लगा दिया। मतलब इन्वर्सली में तो क्या होगा, एक इंक्रीज किया तो दूसरा डिक्रीज होगा, वाइस वर्सा उल्टा होगा। तो अगर यहाँ पे x इंक्रीज करता है तो दोनों को एक लेवल पे लाने के लिए मतलब y क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन 1/y पूरा क्या होगा, ये भी तो इंक्रीज होगा ना। बात समझ में आ गई आपको। मतलब अगर x इंक्रीज करता है तो y डिक्रीज करेगा, सही बात है, लेकिन 1/y पूरा जो है ये क्या होगा, ये भी तो इंक्रीज होगा ना। इसीलिए इस वैल्यू को प्रोपोर्शनलिटी के साइन लगाकर हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, एक स्केल में लाने के लिए। क्लियर। तो मतलब x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, मतलब ये x अगर इंक्रीज किया तो 1/y भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर। और अगर x डिक्रीज किया तो 1/y भी डिक्रीज होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसको एक स्केल में लाने के लिए दो ही इंक्रीज करेगा दो ही डिक्रीज करेगा, इसलिए हम 1/, लिखते हैं। क्लियर। क्योंकि खुद अगर y की बात करें तो y तो उल्टा होगा x का, सही है ना। ठीक है, तो x मैंने लिख दिया 1/y। तो इसको अगर मैथमेटिकली फिर से रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू लाएंगे, एक कांस्टेंट लाएंगे, समझ लीजिए यहाँ पे p मैंने ले लिया, इंटू ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ये एक ऐसा वेरिएबल है, इंटू 1/y। क्लियर। आपका समझ में आ गया होगा मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट जो है मीन प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, PROPORTIONALITY। मतलब मीन प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है, सिर्फ इतना समझ लीजिए। मीन प्रोपोर्शनलिटी हम तभी यूज करेंगे जब तीन वेरिएबल होगा। मतलब क्या है मीन, वर्ड क्या है मीन, मीन का मतलब होता है बीच में, बिटवीन। तो बीच में कब होगा, जब इधर कुछ होगा और इधर कुछ होगा, है कि नहीं। मतलब दो वेरिएबल तो होना ही चाहिए मीन प्रोपोर्शन लाने के लिए। क्लियर। तो क्या है, समझ लीजिए, मैं आपको एक क्वेश्चन बोला कि x और z ये दो वेरिएबल है और इनका मीन प्रोपोर्शनल y है। ऐसे क्वेश्चन आता है, मीन प्रोपोर्शन जो बीच में वेरिएबल होगा ये x का और z का हुआ। क्वेश्चन में क्या बोला आपको, मैंने अभी जो आपको बोला कि x और z दो वेरिएबल है, इनका मीन प्रोपोर्शन y है। क्लियर। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x इज टू y, फिर ऐसे लिखेंगे y इज टू z। क्लियर। एक स्टेप आगे बढ़े तो x/y इक्वल टू y/z, है कि नहीं। फिर इसको अगर थोड़ा और सॉल्व करें तो क्या होगा, मैंने क्या लिखा था अभी, x/y इक्वल टू y/z, है कि नहीं। तो इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और होगा y² इक्वल टू x इंटू z। यही आपको बहुत सारे चैनल में हर जगह पे देखने को मिलता है, y² इक्वल टू xz। आप याद रखिए जब भी मीन प्रोपोर्शन बोलता है कि नहीं। बहुत जगह पे बोलता है, डायरेक्टली याद करने से अच्छा है, अगर आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर याद में रखना चाहिए। कभी कभी याद नहीं रहता है डायरेक्टली, तो कॉन्सेप्ट से आपका फटाफट याद आ जाएगा। क्लियर। मीन प्रोपोर्शन का मतलब समझ में आ गया। अभी बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, मैंने थोड़ा टाइम लिया आपको समझाने के लिए। क्लियर। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा हटा देता हूँ इसको। देखिए पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, इफ़ एक्स वेरीज इन्वर्सली, मैंने आपको क्या बोला, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझना है अच्छी तरीके से मेरी बात को सुनिए। सबसे पहले आप कैसे अप्रोच करेंगे, बनाने का बात नहीं है, समझने का बात है। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, सबसे पहले जब मैं क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे समझना है, तो मैं ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे करूंगा मैं। इफ़ एक्स वेरीज इन्वर्सली, मैंने इन्वर्सली वर्ड देखा, ये एक की वर्ड है, मुझे देखना पड़ेगा। ये वर्ड देखने से ही मेरे दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए। क्या आइडिया होना चाहिए, एक्स वेरीज इन्वर्सली एस y²-1। मैंने और कुछ नहीं पढ़ा अभी, ठीक है। तो यहाँ से मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ गया, एक्स अगर इन्वर्सली वेरी करता है मतलब 1/, हो जाएगा y²-1। क्लियर है कि नहीं, है कि नहीं। ये तस्वीर मेरे दिमाग में आ गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एंड इज इक्वल टू 24, मतलब एक्स का जो वैल्यू है वो 24 है जब y का वैल्यू 10 है। एक कंडीशन दे दिया कि y जब 10 होगा तो x 24 होगा। अच्छी बात है, ठीक है। तो हमें निकालना पड़ेगा x का वैल्यू जब y 5 हो जाएगा। क्लियर।
हमें निकालना पड़ेगा किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू, जब y 5 हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, दो कंडीशन दिया हुआ है, दोनों में ही x और y का वैल्यू दिया हुआ है। एक में आपको x का वैल्यू पूछा, y का वैल्यू दे दिया, और उससे पहले कंडीशन में दोनों का ही वैल्यू दे दिया। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच लेना है, कैसे समझेंगे, प्रैक्टिस से आएगा। आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे ये सोच आपका डेवलप होगा। तो सबसे पहला लाइन मैंने अब जब देखा यहाँ पे, तो मेरे दिमाग में क्या आया, एक्स वेरीज इन्वर्सली एज 1/y² - 1। क्लियर हो गया। अभी इसको एक स्टेप आगे बढ़ के सॉल्व करते हैं दिमाग में, ये दिमाग में होना चाहिए। एक्स इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे, इक्वल टू एक कांस्टेंट लाया मैंने के, क्लियर, इनटू 1/y² - 1। बात समझ में आ गई, ये कॉपी कर लीजिए आप। तो मैंने अभी क्या लिखा, मैं थोड़ा आगे बढ़ के अगर यहाँ पे आपको समझाऊं, तो मैंने अभी क्या लिखा, x इक्वल टू के इंटू 1/y² - 1। यही तो मैंने अभी लिखा। क्लियर, ये के कहाँ से आ गया, मैंने प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पे जाइए। क्वेश्चन आपने देखा था, क्वेश्चन पे जाके देखिए, y का वैल्यू और x का वैल्यू दिया हुआ है ना। y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10। तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 100। 100 से एक जाएगा, ये वैल्यू, ये पूरा जो वैल्यू है, ये जो पूरा वैल्यू है, ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, कितना था 24। आप देखिएगा, इन इक्वल टू ये जो k कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि ये एक वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल है, इसका वैल्यू ही हम नेक्स्ट स्टेप पे यूज़ करके x को निकालेंगे। आप समझेंगे, ठीक है ना, मैं सॉल्व करता हूँ, आप समझेंगे। मैं पहले k का वैल्यू निकालूंगा, कांस्टेंट का वैल्यू। तो k इंटू के को k ही रखूंगा, 1 कितना होगा यहाँ पे 99। 99 क्यों होगा, आप खुद बोलिए तो, 100 - 1 कैसे हुआ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 99 को इधर लाएंगे तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 24 इंटू 99। ये चीज़ आप मार्क कीजिए, आप लिख के रखिए कहीं पे, के का वैल्यू 24 इंटू 99 आ गया। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चन और देख लेते हैं। अभी आपको x का वैल्यू निकालने को बोला, देखिए अभी आपको x का वैल्यू निकालने को बोला जब y 5 है, दूसरा कंडीशन आ गया। ठीक है, तो अभी देखिए फिर से यही इक्वेशन, फिर से यही इक्वेशन, क्या था इक्वेशन, x इक्वल टू के इंटू क्या था 1/y² - 1, है ना, था ना। यहाँ पे हम पुट करते हैं, x का वैल्यू अभी क्या है मुझे नहीं पता, निकालना पड़ेगा नेक्स्ट में, x का वैल्यू निकालना था। के कितना आया था 24 इंटू 99। आई होप आपको समझ में आ गया कि स्ट्रक्चर क्या था, क्यों मैंने के का वैल्यू निकाला। ये था के का वैल्यू इंटू 1/, अभी अभी y² - 1 होगा, y² - 1 होगा यहाँ पे। तो y², y अभी कितना है 5, y कितना है अभी 5, y का वैल्यू, तो y² कितना होगा 25। 25 से एक जाएगा, कितना होगा 24। आई होप आपको समझ में आ गया इतना। ये 24 और ये 24 जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 99। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये मतलब ओरली सॉल्व करना कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, आप भी कर सकते हैं, मुझे पता है, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन जब मैंने पहली टाइम एकदम पहले पहले क्वेश्चन किया तो ऐसे समझता था, ताकि मुझे कॉन्सेप्ट दिमाग में रहे। क्लियर, तो आंसर कितना हो जाएगा 99, एक्स का वैल्यू 99। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पॉज करके, क्या बोला है, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 45 एंड द सर्टेन नंबर। देखिए मीन प्रोपोर्शनल, इसलिए मैंने आपका पहले कॉन्सेप्ट बोल दिया था। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन जब आपने देखा, आपके दिमाग में क्या स्ट्रक्चर आना चाहिए, यहाँ पे कोई वेरिएबल होगा, इस टू यहाँ पे कोई वेरिएबल होगा, फिर ऐसा कोई साइन होगा, यहाँ पे कोई वेरिएबल होगा, इस टू यहाँ पे कोई वेरिएबल होगा, इस तरीके का साइन होगा ना, इस तरीके का पिक्चर आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन देखिए बिटवीन 45 एंड द सर्टेन नंबर, तो लास्ट नंबर आपको नहीं बोला है, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 45 एंड द सर्टेन नंबर। ठीक है, आप पिक्चर को समझिए, इस 3 टाइम जो मीन प्रोपोर्शन होगा वो वाला वेरिएबल, मीन प्रोपोर्शन वाला वेरिएबल इस 3 टाइम द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 एंड 22। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है बार बार, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उल्टा पुल्टा स्टार्ट नहीं करना है। पिछला वाला क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सोचिए, थोड़ा सोचिए। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 45 तो ठीक है बोल दिया, लेकिन सर्टेन नंबर मतलब क्या है कि यहाँ पे समझ लीजिए x/y, जैसे मैंने लिखा था y/z, ये स्ट्रक्चर था मीन प्रोपोर्शन का। अभी 45 समझ लीजिए, x की जगह 45 आएगा। ठीक है, x की जगह 45 आ गया, y मुझे नहीं पता क्योंकि y ही मीन प्रोपोर्शन वाला है, ये y ही मीन प्रोपोर्शन वाला है, आपको समझ में आ गया। लेकिन z क्या है, व्हाट इज z,
जेड हमें नहीं पता, वी डोंट नो व्हाट इज जेड, यही तो सर्टेन नंबर है, इसीलिए हम इस तरीके से अप्रोच नहीं ले सकते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेरिएबल नहीं है, वैल्यू नहीं है, डेटा इनएडिक्वेट है, तो यहाँ से स्टार्टिंग नहीं हो सकता, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा? मीन प्रोपोर्शन के साथ एक रिलेशन बोल दिया क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में। आप देखिए क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में एक रिलेशन बोल दिया स्टार्टिंग के साथ, क्या? इस 3 टाइम्स, मतलब जो मीन प्रोपोर्शन यहाँ पे होगा ये 3 गुना होगा। किसका? किसका 3 गुना होगा? द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 5 एंड 22। यहाँ पे तो 2 नंबर बोल दिया ना, पहला वाला एक्स और जेड, एक्स 5 जेड 22, इनका मीन प्रोपोर्शन हम निकाल सकते हैं। जब मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा, देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, मीन प्रोपोर्शन जब आ जाएगा इसका 3 गुना करेंगे तो ये मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। अब मीन प्रोपोर्शन आ गया 45 है, तीसरा नंबर निकालने में कितना टाइम लगेगा? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। उल्टा गए हम, तो सॉल्व करते हैं जल्दी से, ठीक है। 5 और 22 का मीन प्रोपोर्शन डायरेक्टली कैसे लिखेंगे? डायरेक्टली अगर लिखना हो तो जैसे मैं आपको बोलूँ, आपका अगर दिमाग में चल रहा है वो चीज़, तो आपको पता है बाय लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, होने के बाद डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे? समझ लीजिए मीन प्रोपोर्शन वाला एक्स लेते हैं हम, तो डायरेक्टली लिखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 5 इंटू 22, है कि नहीं? डायरेक्टली लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है ना, मैं आपको फिर से भी समझा देता हूँ। देखिए 5 और 22 के बीच में मीन प्रोपोर्शन बोला है, मतलब एक नंबर है 5:x, एक्स मैंने ले लिया मीन प्रोपोर्शन, फिर x:22। आई होप आपको समझ में आ गया। इसको एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखेंगे? 5/x विल बी इक्वल टू x/22, है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? x² विल बी इक्वल टू 5 इंटू 22। आई होप आपको समझ में आ गया, इतना क्लियर है? थोड़ा नीचे लेता हूँ मैं, देखिए तो इतना हो गया। तो हम x² कितना मिला हमें? 5 इंटू 22, क्लियर? 5 इंटू 22 आ गया, तो फिर x क्या होगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा ना। तो फिर अगर हम यहाँ पे x ले, स्क्वायर से x में आए तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा 5 इंटू 22, क्लियर? यहाँ तक ये आप मार्क करके रखिए, कहीं दिमाग पे रखिए। स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 22, एक्स का वैल्यू आ गया। अभी फिर से क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? मीन प्रोपोर्शन हमें मिल गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 22, तो इसके साथ पहला वाला का क्या कनेक्शन है? द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 45 एंड द सर्टेन नंबर था इस 3 टाइम। ये जो मीन प्रोपोर्शन है, ये मीन प्रोपोर्शन 3 गुना है इस मीन प्रोपोर्शन का। मतलब ये वाला पहला वाला जो मीन प्रोपोर्शन है, इसको अगर मैं समझ लीजिए y ले रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये मीन प्रोपोर्शन वाला वेरिएबल अगर मैं y लिया तो y क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स ये मीन प्रोपोर्शन जो कितना था? x था, है कि नहीं? ये वाला मीन प्रोपोर्शन तो x था, मतलब y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 22। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैंने x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है ना। तो 3 गुना रूट ऑफ 5 इंटू 22 आ गया y क्या है? ये वाला मीन प्रोपोर्शन, ये वाला मीन प्रोपोर्शन, क्लियर? समझते जाइएगा। हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। 45 और सर्टेन नंबर के बीच में बोला है, याद रखिएगा। तो मैं एक्सप्रेशन अगर डायरेक्ट बनाऊँ यहाँ से तो कैसे बनेगा? देखिए 45:y, फिर ऐसे y ए सर्टेन नंबर, जो मैं यहाँ पे z ले लेता हूँ। ये z होगा सर्टेन नंबर जो निकालना है, ये सर्टेन नंबर है, कॉन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं और एक स्टेप आगे जाऊँ तो 45/y इक्वल टू y/z, ये y आ गया मीन प्रोपोर्शन, इसको स्क्वायर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा? अभी देखिए एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ, जैसे y² इज इक्वल टू 45 इंटू जेड, ये तो आ गया। अभी y का वैल्यू क्या था? आप सोचिए तो, y का वैल्यू अभी आपने निकाला था, क्या था? 3 इंटू वाई का वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, y² नहीं, y का, सिर्फ y का वैल्यू रूट ऑफ 5 इंटू 22। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ये था y का वैल्यू, तो y² का वैल्यू क्या हो जाएगा? आप मुझे बोलिए तो, y² का वैल्यू क्या होगा? इसका ही डबल, ये फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब y² क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 22 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 22, यही तो होगा ना। ये सब लिखना नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। तो डायरेक्टली 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9 इंटू रूट और रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 इंटू 22 हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अगर लिखे तो अल्टीमेटली क्या होता है? एक्स हो जाता है, क्लियर? तो मतलब ये जो 9 इंटू 5 इंटू 22 आ गया, ये आ गया y² का वैल्यू इक्वल टू, y² का वैल्यू इक्वल टू कितना था? 45 इंटू क्या था? z, यही तो था ना इक्वेशन,
थोड़ी देर पहले 9 इंटू 5 42, ठीक है, 45 ये कट गया, तो 5 नंग 45 यानी कि 45 इंटू 45 कट गया, जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 22, मतलब जेड क्या हो जाएगा 22, और जेड क्या था, वही तो नंबर था जो निकालना था, 22 इज द आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत ध्यान से मैंने समझाया, आप बार बार देखिए इस वीडियो को। थैंक यू।